नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी कालरा। भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रंकेटेड वीक है। कल बाजार रात बंद रहेंगे। उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं 8 दिनों की तेजी दिखाने के बाद आज सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव या सुस्ती कह सकते हैं मार्केट्स में इस वक्त हावी होती हुई 17,800 के करीब निफ्टी में ट्रेड देखने को मिला है और निफ्टी आज सुबह से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। पहले आधे घंटे में जहां एक डायरेक्शन पता लगना चाहिए, मार्केट में डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था। डायरेक्शन लेस मार्केट में इस वक्त अगर आप निफ्टी को देखेंगे लाल निशान में ये जाता हुआ, हालांकि निचले स्तरों से अपने आप को संभालने की लाख कोशिश करते हुए, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट 17,800 के पार टिके रहे और वीकली एक्सपायरी 17,800 के पार हो, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखिए बाजार के सेंटिमेंट्स जो है वो गड़बड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी के मुकाबले मजबूती दिखा रहा है, करीब 400 अंकों की बढ़त है। 41,975 के बैंक निफ्टी के आज के हाई है, उन्हीं लेवल्स के आसपास 41,952-53 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में कुछ हद तक हम एक्शन मूव जरूर देख लें, लेकिन आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखे, सेंटिमेंट बिगड़ा क्योंकि अनुमान से कमजोर टीसीएस के नंबर्स थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री आपके सामने हमने रखी और उसके ठीक बाद हमने देखा कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई। अब टीसीएस के बाद सारी की सारी निगाहें इन्फोसिस के नंबर्स पर होंगी और साथ ही अक्रॉस वीकेंड ओवर द वीकेंड हम देखेंगे एचडीएफसी के नंबर्स भी शनिवार को आएंगे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे जिसका एक सीधा इम्पैक्ट सोमवार के सेशन में इन स्टॉक्स पर पड़ता दिख सकता है, तो इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। बहरहाल निफ्टी में 50 में से करीब 30 शेयरों में अब भी तेजी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में 12 में से 9 शेयरों में बैंक निफ्टी में तो परफॉर्मेंस भी है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। आइए ट्रेडर स्क्रीन की तस्वीर डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, ओवर टू यू। देखिए मानसी, मार्केट के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि 17,800 आज भी प्रोटेक्टेड है। कल आप इसके ऊपर क्लोज करके गए थे, आज आपने डिप लिया, लेकिन क्लोजिंग के समय आप 17,800 पे हो। ये लेवल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी मर्यादा है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी 42,000 के ऊपर हो गए हैं। आपका एक कंफर्ट लेवल था 41 से 42 के बीच में, लेकिन इस कंफर्ट लेवल के भी अपर एज को मार्केट ने पार कर दिया। आप टीसीएस के अच्छे नंबर नहीं लेके आए, इसके अलावा यूएस से मंदी की बात निकल के, लेकिन मार्केट ने इसको नज़रअंदाज किया। ना केवल नज़रअंदाज किया बल्कि इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई जो भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। आज आईटी को मार्केट ने कॉर्नर कर दिया बिल्कुल। इसके अलावा वाला सारा हिस्सा एक्टिव रखा। आईटी का घोर दुश्मन या कह सकते हैं वेटेज के उसके सामने खड़ा होता है, वो है बैंक। तो इसलिए आज बैंक ने कमान संभाल रखी है। अभी आप खुद ही पढ़ रहे थे कि बैंक में से 12 में से 7 शेयरों में नुकसान है, यानी कि ज़्यादातर शेयरों में नुकसान है। उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी आज तेज़ है, बाकायदा डेज हाई पे है वेटेज वाले शेयरों की वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर जिस जगह पर अब आप छुट्टी ले रहे हैं 3-4 दिन की, उसके बाद सोमवार को जब आप आएंगे तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। उसके अंदर इन्फोसिस का नंबर रिफ्लेक्ट होगा, एचडीएफसी नंबर का रिफ्लेक्ट होगा। ट्रेडर स्क्रीन पे आते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमने आपके सामने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडर स्क्रीन में आपको दिखेगा, वो है निफ्टी के लेवल और बैंक निफ्टी के लेवल। देखिए बैंक निफ्टी के लेवल अभी 42,000 तक ही कैलकुलेटेड है, इसके ऊपर 42,000 के ऊपर अभी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। छुट्टी अगर आप अभी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछोगे ना तो ये कहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ आप, 42,200 तक भी जा सकता है बाजार, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कैलकुलेशन 42,000 पे आके रुक जाती है। ये मैक्सिमम है शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे कैलकुलेशन बिठाते हैं। दूसरा, अगर आप निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज देख पा रहे हो 850 पे है। आज मार्केट कोशिश कर रहा है 850 को हिट मारने की, तो इसको हिट करके ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दे बियर्स को कि अगर आप अभी भी नहीं भागे तो फिर मैं 18,000 दिखाऊंगा। कुछ मार्केट की स्क्रीन ऐसी दिख रही है आपको। एक ही चीज़ मैंने जो कई दिन से आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि एफआई जब आते हैं तो कुछ इस तरह का माहौल मार्केट के अंदर बनता है। रिटेल्स का जाना, एफआईज का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्निंग है। ये धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं, लेकिन जो डाटा को हर घंटे चेक कर रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं, ये बात वो फील गुड करके सोच जानते हैं। और अब आपको भी महसूस हो रहा होगा ये बात, और हमने तो कई दिनों से बात आपके सामने रखी है। अब टेक्निकल मेहमान हमारे साथ जुड़ गए,
मानसी उनसे आपको कनेक्ट कर रही है और जरा पता करते हैं कि क्या करना चाहिए आज मार्केट के अंदर। मानसी तो बिल्कुल हमारे साथ नागराज शेट्टी भी हैं और मितेश पांचाल भी हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। बाजार का मूड माहौल, आज वीकली एक्सपायरी है। नागराज, इनफैक्ट एंटिसिपेटेड भी था कि एक वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है और इतने दिनों के चलने के बाद बाजार जो है एक ब्रीदर जरूर लेगा। इस वक्त निफ्टी तो ब्रीदर ले रहा है। रेंज अभी हम देख भी रहे थे 17,700 से 17,850 की रेंज निफ्टी के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस अब भी जारी है। 41,500 से 42,000 तक के लेवल्स यहाँ पर क्लियर कट एक रेंज के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं 41,938 के पास, करीब 400 अंकों की तेजी पर। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? वीकली एक्सपायरी कहां कटती दिखेगी? जी हाँ, ओवरऑल निफ्टी के चार्ट के हिसाब से जो इंडिकेशन दिखा रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग है। 8 दिन के कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम के बाद छोटा सा डिप दिखने को मिला। लग रहा था कि एक डिसाइजेबल डाउनवर्ड करेक्शन होगा, लेकिन मार्केट में इतना स्ट्रेंथ है ऑन द अपर साइड, जो डिप्स का एक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी बन गया आज के दिन। जो मार्केट का अभी का जो हाल है, एक ना एक वन आफ्टर अनदर रेसिस्टेंस तो ब्रेक करते जा रहा है। अराउंड 17,600 का रेसिस्टेंस ब्रेक किया, ओपनिंग डाउन साइड गैप था 10 मार्च का। उसके बाद में डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अराउंड 17,700 का ब्रेक किया। अभी जो प्रीवियस जो टॉप है वो 17,800 का ब्रेक करने की कोशिश में है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में। मेरे ख्याल से अभी आज के लिए तो ज्यादा कुछ रेंज जो बड़ा नहीं है। अराउंड एक 40-50 पॉइंट्स ऊपर में आ सकता है इंट्राडे के लिए, लेकिन ओवरऑल फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी ट्रेंड बहुत ही इंटैक्ट है। एक आध 2 दिन कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद में वापस दोबारा अपसाइड मोमेंटम पिकअप करेगा निफ्टी और उसका टारगेट रहेगा 18,300। चलिए इस कंसोलिडेशन जी 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 कंटिन्यू। दूसरा बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आज दिखने को मिला है। इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया है बैंकिंग इंडेक्स ने निफ्टी से। मेरे ख्याल से और भी तेजी बरकरार रहेगा। मेरे ख्याल से इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 43,000 का। तो इस कंसोलिडेशन का जिक्र तो आज सुबह भी हमने किया था और कहा भी था कि साइडवेज कंसोलिडेशन 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए दिख सकता है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पर मोमेंटम यस ऑफ कोर्स मार्केट में अब भी दिखेगा। मितेश, क्या आपका भी यही मानना है? गिरावट में खरीदारी के मौके हैं? ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? मार्च को हमने एक नोट रिलीज की थी जिसमें कैटेगरिकली ये बताया गया था कि देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो वहां से जब बॉटम फॉर्मेशन हुआ तो व्यू बहुत क्लियर था कि बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म निफ्टी। और अगर आप पिछले 10-12 दिन का अगर आप मार्केट देखो तो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती है। हमारा व्यू अभी भी वही है कि गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म निफ्टी। तो ये चीज बहुत कैटेगरिकली क्लियर है कि पीएसयू बैंक में भी एक बहुत ही बड़ी रैली ऑन द कार्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन प्रॉमिसिंग सेक्टर फ्रॉम द प्राइवेट बैंक, फॉर एन एग्जांपल इंडसइंड एंड कोटक। वी फील दैट यहाँ से इंडसइंड और कोटक में अभी भी 8 से 10% का अपमूव बाकी है। द रैली हैज जस्ट स्टार्टेड। तो ये व्यू कंटिन्यू रहेगा हमारा जो प्रीवियसली भी था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म निफ्टी। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, हमें लग रहा है कि अभी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स मिड कैप में जो बहुत ही प्रॉमिसिंग आउटलुक दे रहे हैं। उसमें से पहला है अतुल लिमिटेड। अगर अतुल लिमिटेड का आप एक चार्ट देखो तो बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन उसमें हुआ है पिछले 1 से 1.5 महीने में आफ्टर अ फॉल डाउन, और अभी कंप्लीटली स्टॉक पॉइज्ड है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल के ऊपर अतुल लिमिटेड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 6,810, पहला टारगेट होगा 7,500, दूसरा टारगेट होगा 7,800। इट्स जस्ट अ ब्रेकआउट ऑफ अ लार्ज कंसोलिडेशन पैटर्न। तो पहला है अतुल लिमिटेड। दूसरा है, हमें ये इंक्रीजिंगली लग रहा है कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म कंपनीज है, उसमें ई कॉमर्स कंपनी में अभी एक बहुत ही बड़ी रैली ऑन द कार्ड है। तो उसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक है पीवी फिनटेक, दैट इज पॉलिसी बाजार। हमें लग रहा है कि आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फॉल और कंसोलिडेशन पैटर्न ये पूरा सेक्टर ई कॉमर्स सेक्टर, उसमें से भी ये पॉलिसी बाजार जो स्टॉक है पीवी फिनटेक, उसमें एक बहुत बड़ी रैली ऑन द कार्ड है। तो करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 530 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट 680, दूसरा टारगेट 730। व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट है कि ये टारगेट थोड़े लंबे इसलिए है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। तो सिस्टम और मेथड ने इंडिकेट किया है कि यहाँ से ये दोनों स्टॉक्स में अतुल लिमिटेड और पीवी फिनटेक में एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो ट्रेंड रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट हमने प्लेस किया है। ठीक है, दोनों ही शेयर्स आपके ठीक है और वैसे भी दोनों शेयर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ठीक है। अतुल के पास एक तरफा राज है,
अपने 3 व्हीलर सेगमेंट का, और आपको पता ही है कि वो इनोवेशन धीरे धीरे कर भी रहा है। अभी सीएनजी की बात तो है ही है, कुछ बैटरी वाले वो प्रोडक्ट्स भी लेके आना चाहते हैं मार्केट में। पीबी फिनटेक भी अपने आप में एक यूएसपी क्रिएट करता है। हालांकि हाई वैल्यूएशन की वजह से इनके आईपीओज नहीं चल पाए, लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल जाती है। पनिशमेंट मिलने से आपकी सज़ा कट जाएगी और हो सकता है उसके बाद आप ऊपर आ जाए। तो कुछ प्रोबेबिलिटी यही है कि पीबी फिनटेक आने वाले दिनों में एक अच्छा प्ले हो सकता है। 2 शेयर हो गए मितेश की तरफ से, पीबी फिनटेक और अतुल। अब नागराज शेट्टी से भी उनके 2 शेयर पता कर लेते हैं। मिस्टर शेट्टी, आफ्टरनून, आप अपने 2 शेयर बता दीजिए। गुड आफ्टरनून डीपी जी। मेरा 2 शेयर है। फर्स्ट वन तेजस नेटवर्क, सेकंड वन रैलिस इंडिया। आप तेजस नेटवर्क के बारे में आप चार्टिकली देखोगे, एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद 625 का एक दमदार ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लास्ट 2 सेशन से। कल का जो इरोजन के बाद आज भी वापस दोबारा ऊपर की तरफ चला है। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न आज अच्छा खासा पॉजिटिव लग रहा है। आरएसआई भी 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम भी कंपनी हो रहा है लास्ट 2 सेशन से। मुझे लगता है कि एक लॉन्ग के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। अराउंड 638 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका टारगेट रहेगा 670 का और स्टॉप लॉस अराउंड 620 का रख सकते हैं। दूसरा मेरा स्टॉक है रैलिस इंडिया। आप चार्टिकली देखोगे रैलिस इंडिया कई दिनों से एक डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, और लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से वीकली में एक कंसोलिडेशन या एक चॉपी ट्रेंड दिखने को मिला। उसके बाद में लास्ट 7-8 सेशन में एक दमदार ब्रेकआउट दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल फॉर्म हुआ है। लास्ट 2 सेशन का जो अपसाइड बाउंस है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आगे दिनों में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम में कन्वर्ट होगा। मेरे ख्याल से अराउंड 205 अराउंड 206 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाय कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट रहेगा 216 का और स्टॉप लॉस रहेगा 195 का, सॉरी 196 का। 196 के स्टॉप लॉस के साथ रैलिस इंडिया दे रहे हैं आप। इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मार्केट के अंदर आपका भी स्टांस बुलिश है, डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ एक शेयर्स आपको मिले हैं मिस्टर शेट्टी की तरफ से भी। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने टीसीएस के नंबर्स को हमने एनालिसिस आपके लिए किया था, ऐसे इन्फोसिस के नंबर का भी एनालिसिस करते हैं। अनीशा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको ये बताने वाली है कि इन्फोसिस के नंबर्स आ कैसे रहे हैं। फिर हम चार्ट और डेरिवेटिव डाटा को क्लब करेंगे, फिर पता करेंगे कि इसमें करना क्या है। एक बार पहले अनीशा से समझ लेते हैं नंबर्स आ कैसे रहे हैं। अनीशा बताएं आप। इन्फोसिस के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहेंगे टीसीएस के मुकाबले, ऐसा ही स्ट्रीट मान के चल रही है। एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर रेवेन्यू $4,720 मिलियन आएगा, रुपी रेवेन्यू क्लोज टू 38,850 एंड कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ देखा जाए तो 0.6% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखा जाए तो जो गाइडेंस था कंपनी का वो 16.5% था पूरे साल के लिए। 9 मंथ्स में उन्होंने ऑलरेडी 18% किया है, तो Q4 का आस्क रेट काफ़ी कम है एंड स्ट्रीट यही मान के चल रही है बिकॉज ये सीजनली वीकेस्ट क्वार्टर है कंपनी के लिए, हम वो इम्पैक्ट देखेंगे। मार्जिन्स भी फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर 21.5% पे, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुआ है और ऑल्सो जो ट्रैवल कॉस्ट है, वीज़ा कॉस्ट है, वो सब बढ़ गए हैं कंपनी का, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। डील विंस काफ़ी डिसेंट रहे हैं, तो $2.5 बिलियन स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट की रहेगा कि आगे जाके FY24 के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादातर स्ट्रीट मान के चल रही है कि 6 to 8% ग्रोथ गाइडेंस आएगा विद अ मार्जिन प्रोफाइल ऑफ अराउंड 21 to 22%। ऑल्सो BFSI वर्टिकल में क्या कमेंट्री रही है, हेडकाउंट एडिशन क्या रहता है, और देखा जाए तो डील विन पाइपलाइन कैसा है, ये सब चीज़ों का ही ध्यान रहेगा स्ट्रीट का, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल हो गया है। 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस वर्सेस 5 ईयर एवरेज ऑफ अराउंड 23-24 टाइम्स, बट ग्रोथ का मेजर कंसर्न है IT कंपनीज के लिए इस बार। अनीशा शुक्रिया ये अनुमान हमें बताने के लिए। तो क्लियरली IT सेक्टर के लिए इस वक्त सीजनली वीक क्वार्टर के अनुमान बताए जा रहे हैं और TCS के नतीजों के बाद अब इन्फोसिस के नंबर्स हैं जिसे वॉच आउट करना होगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर खास तौर से अनीशा स्ट्रेस कर रही थी, एक तो FY24 के लिए गाइडेंस पर नज़र रखनी होगी और गाइडेंस फिगर्स क्या निकल कर आते हैं उस पर खास नज़र होगी, और साथ ही डॉलर आय, क्योंकि यहाँ पर ये एक चीज़ है जो कि पॉजिटिव आ सकती है। डॉलर आय में करीब 1.5% तक की बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। बहरहाल नागराज, नतीजों से ठीक पहले हम
देख रहे हैं इन्फोसिस के चार्ट्स ऑलमोस्ट 3% के डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। टीसीएस की कहानी हमने देखी ही, नतीजों से अनुमान भी कमजोरी के थे, लेकिन अनुमान से भी कमजोर नंबर्स आए, उसके बाद टीसीएस का स्टॉक लुढ़क गया। इन्फोसिस चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? जी हाँ, इन्फोसिस नतीजे के प्रति थोड़ा सॉफ्टनेस दिखा रहा है, लेकिन चार्टिकली देखोगे काफी गिर चुका है ये स्टॉक और अराउंड 1350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। मुझे नहीं लगता इधर से एक बड़ा मंदी तो लक्षण दिख रहा है इस स्टॉक में। जरूर थोड़ा कुछ स्लिप हो सकता है ट्रेड में और आगे वाले दिनों में एक बड़ा अपसाइड बाउंस या बॉटम रिवर्सल हम कह सकते हैं अराउंड 1350 1360 के आसपास हो सकता है। इधर से मेरे ख्याल से नीचे से एक टर्न अराउंड स्टोरी रहेगा इन्फोसिस के लिए। टर्न अराउंड स्टोरी रहेगी या नहीं इन्फोसिस के लिए, इसे तो हमें वॉच आउट करना ही होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जुड़ गए हैं। स्वागत है सुशील जी आपका, गुड आफ्टरनून। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त बाजार में जिस तरह से हमने देखा 2 हफ्तों की मजबूती के बाद एक ब्रीदर लिया है मार्केट ने, वीकली एक्सपायरी का दिन तो है ही, बाजार की दशा दिशा कैसी लग रही है आपके हिसाब से? क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स ट्रिगर्स हैं जो आप आई कर रहे हैं? देखिए, ये जो अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उनका चित्र थोड़ा अलग है और अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स की कहानी अलग है। तो इंडिसेस अब मुझे लगते हैं कि जिस रैली का हम एंटिसिपेशन कर रहे थे वो अपनी हद तक अब आ चुकी है और ये रैली अब यहां से ओवर स्ट्रेच हो रही है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज इतनी मजबूती दिखाने वाली है इंडिसेस अचानक से सोमवार को घूम जाए या मंगलवार को घूम जाए। तो जब पहले हम घूमने देंगे, पर अभी मेरा एंटिसिपेशन है कि ये रैली ओवरडन हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अभी का अभी शॉर्ट कर दिया। वो सिग्नल मुझे सोमवार की क्लोजिंग में मिलेगा, ट्यूसडे को मिलेगा, तो मैं उसके अगले दिन करूंगा। और ये अभी प्री एम्प्टिव कॉल है, पर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा, सब्जेक्ट टू कंफर्मेटरी सिग्नल कमिंग ऑन मंडे ट्यूसडे विच वी विल पोस्ट ऑन ट्विटर। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले राउंड में बैंक निफ्टी 4-5 हजार पॉइंट नीचे गिर जाए और निफ्टी वापस 16,400-500 तक आ जाए। इंटरेस्टिंग है सर। आप जब भी अपनी बात रखते हैं तो ये बात ज़रूर मार्केट में होती हुई दिखती है। खैर, आपके कई फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर मैं भी हूँ आपका, तो जो रेगुलर आपके ट्वीट्स को देखता हूँ, समझता भी हूँ। सर, एक चीज़ मेरे को ज़रा ये बताइएगा, आपको वीकनेस अगर इंडेक्स में आएगी तो सर उसके कंपोनेंट्स के साथ ही आएगी, तो वो कौन कौन से ऐसे शेयर हैं वेटेज वाले जहां पर आपको लग रहा है कि इंडेक्स को गिराने में अब हेल्प करेंगे? निफ्टी अपने शेयरों के साथ ही नीचे आएगा? कुछ हद तक आपकी बात सही है, उसमें थोड़ी सी 1-2 लाइनें और ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं कर देता हूं। तो देखिए, अगर ये 19,025 से जो निफ्टी का टॉप बन के नीचे आ रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म बिग बुल मार्केट के अंदर एक सब्सटैंशियल करेक्शन चल रहा है और उस करेक्शन का एक लेग पूरा हुआ था जब हम अभी कुछ दिनों पहले 16,800 तक गए थे और उस लेग के बाद अब एक कनेक्टिंग रैली मात्र आई है। अब सेकंड लेग इस फॉल का आएगा जो 19,000 से शुरू हुआ था। तो गिरते बाजार में शॉर्ट करने के लिए अलग शेयर्स की हम लिस्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव वीकनेस, और रैली के मार्केट में अलग स्टॉक्स की लिस्ट बनाते हैं कि इनको लेना है चाहे इंडेक्स गिरती भी जाए। तो अगर ये फॉल आना शुरू हो जाता है, आज की तारीख में वो प्रीएम्प्टिव है, मंडे ट्यूसडे को उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो मैं रिलायंस नहीं बेचूंगा, मैं सीमेंट के शेयर नहीं बेचूंगा, मैं रिफाइनरीज नहीं बेचूंगा, मैं अडानी के कोई भी शेयर नहीं बेचूंगा। तो बचे क्या? तो बचे हमारे पास ऑटो के कुछ शेयर्स हैं, तो मैं मारुति बेचूंगा पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में लॉन्ग रहूंगा। तो केमिकल्स के स्टॉक्स को मैं नहीं बेचूंगा, फर्टिलाइजर्स को मैं नहीं बेचूंगा फिलहाल। तो बचे क्या? बैंक्स। तो बैंक्स में जितने भी ग्लैमरस स्टॉक्स हैं, ये आपका आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, ये इस फॉल को लीड करेंगे, ऐसा इस वक्त मेरा अनुमान है। आने दीजिए उस फॉल को। और बैंक्स अगर सबसे ज्यादा घटेंगे तब भी मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगले करेक्शन के बाद जहां भी जाके रुकेगा, मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अनाप शनाप पैसा तेजी करके बनेगा। तो अर्जुन की तरह दोनों हाथ से तीर तो कोई मार नहीं सकता है। तो जिस चीज में हमें 50-60% भी कमाना है अगले 10-12% करेक्शन के बाद, तो पीएसयू बैंक्स मुझे नहीं बेचने। पर अगर ये फॉल नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है तो मारुति शॉर्ट कीजिए, आईटीसी शॉर्ट कीजिए, आप आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट कीजिए, और आईटी स्टॉक्स तो एज इट इज इनकी रैली पहले ही फिजल आउट हो गई, तो जहां वीकनेस है उनको और शॉर्ट कीजिए। तो अगर ये शॉर्ट कॉल आएगा तो वो करेंगे, और गिरते बाजार में भी हमें महिंद्रा नहीं बेचना, सीमेंट नहीं बेचना, तो अलग अलग हिसाब से चलेगा बाजार।
ठीक है। एक चीज़ मिस्टर केडिया मेरे को आपसे और समझनी है, जैसे अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि अच्छा क्या क्या वीक हो सकता है और आपको थोड़ा बैंकिंग के जो बड़े नाम है उस पर डाउट है। सर एक रैली ना काफ़ी दिनों के बाद आई है, थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रही है, वो फार्मास्यूटिकल्स की है। चारों तरफ ना चर्चा सी होने लगी है। मैं चर्चा पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ चार्ट पे जाना चाहता हूँ। चर्चा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, चार्ट मेरा सब्जेक्ट है। तो चार्ट क्या कह रहा है सर वो बताइए, चर्चा तो होती रहेगी। देखिए अक्सर होता है चर्चा, अब शुरू हुई है, हम 2 महीने पहले से आपके साथ लगातार कह रहे थे ना फार्मा के स्टॉक्स हम बेचेंगे नहीं, बड़ी रैली है, वो रैली मटीरियलाइज हो गई। पर अब थोड़ा सा भेदभाव है छोटे और बड़े स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज को भी मैं शॉर्ट करूंगा अगर निफ्टी गिरना शुरू हो गई तो, पर मैं सन फार्मा को शॉर्ट नहीं करूंगा। और जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं उनको हमें लेना ही है। अब अगर मान लीजिए बायोकॉन पे हमारा लॉन्ग टर्म में ध्यान बन रहा है कि ये 500-600 का भाव भी हो सकता है साल भर में, तो ये वीकली चार्ट आपके सामने, अगर अच्छा आ जाए, मेरा स्क्रीन शेयर्ड नहीं है, तो बायोकॉन ने अगर लास्ट 4 सप्ताह में नीचे 190 से 225 तक की छलांग लगा दी है। अब अगर ये आज के हाई से भी ऊपर अगर जाने लग जाएगा तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म रिवर्सल आ चुका होगा। और अगर ये नहीं जाता है तो एक बार वापस, अगर ये वापस 185-90 आ जाएगा तो भी मैं डरूंगा नहीं, मैं इसकी बाई की होल्डिंग को रखूंगा। तो स्मॉल फार्मास बेचने ही नहीं है हमें, जहां जहां बाई सिग्नल्स आएगा बाई करेंगे, चाहे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए या एक्यूमुलेशन के लिए। और लार्ज फार्मास में से एक डॉक्टर रेड्डीज में 15-20% का करेक्शन अभी संभव लगता है। सुशील जी 2 महीनों से आप कह रहे हैं कि फार्मा आप नहीं बेचेंगे और आपका स्टांस अब मटीरियलाइज हो रहा है, रैली यहाँ पर और धीरे धीरे मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। आज आप कह रहे हैं कि सीमेंट और रियल एस्टेट और साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर आप नहीं बेचेंगे, तो इन स्पेसेस में फिर कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर है, क्योंकि वो रैली भी मटीरियलाइज होती हुई हम देखना चाहेंगे। देखिए वैसे तो सारे ही चलेंगे आगे पीछे, पर सीमेंट में मेरे लिए बेस्ट पिक होगा इंडिया सीमेंट। और थोड़ा आराम आराम से, जो देखिए इंडिया सीमेंट की चाल क्या है ना, वो रॉकेट की तरह चलता है, तो उसमें झटके भी बड़े लगते हैं। पर अगर आराम आराम से सोबर पैसा कमाना है तो माय फेवरेट चार्ट और फेवरेट पिक कंटिन्यूज टू रिमेन डालमिया सीमेंट देयर। और मैंने आपसे एसीसी के भी बारे में पास्ट में कहा था कि लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और अगली चाल में, अगले साल भर में, सवा साल में एसीसी न्यू हाई पे जा सकता है। तो वो चार्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो जिसको जो पसंद है वो ले ले, पर सीमेंट का शेयर बेचे नहीं, ऐसी मेरी सलाह है। ठीक है, तो चलिए सुशील जी बहुत शुक्रिया आपका, ये जो आप स्टॉक्स हमें बता रहे हैं और आपके यहाँ पर जो एनालिसिस हमें दे रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग, इनफैक्ट अभी जैसे डिम्पी बता रहे थे आपके फॉलोअर्स की लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ और आपके जो कॉल्स हैं उससे मटीरियलाइज होते हुए हमने ज़रूर देखा है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह की दमदार कॉल्स लेकर वापस से आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्द मुलाकात होगी आपसे। तो चलिए सीमेंट पैक पर पॉजिटिव नजरिया है, इंडिया सीमेंट, एसीसी जैसे काउंटर्स हैं जिस पर सुशील जी ने अपनी राय दी। तो इसके अलावा फार्मा प्लेस पर भी अब नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बिल्ड होता हुआ, चाहे फिर फार्मा, हेल्थ केयर या डायग्नोस्टिक बनता दिख रहा है। मितेश, एक बार फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पॉकेट को देखें और इस पॉकेट में से कोई पर्टिकुलर स्टॉक, डिविज लैब की हम कल बात कर रहे थे, ये स्टॉक खबरों में भी था, अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली थी और इनफैक्ट डिफेंसिव्स के तौर पर कमजोरी में तो ये स्टॉक्स, ये स्पेसेस काम करते हैं, लेकिन बाजार की तेजी में भी इस वक्त डिफेंसिव्स यानी कि फार्मास चले ही चले हैं। एग्जैक्टली सिस्टम और की बात करूं, एग्जैक्टली मुझे पता है कि बिकॉज आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, तो ये एग्जैक्टली वही कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन 2 स्टॉक्स जो आए हैं लास्ट 2 महीने में, एक है पीएनजी हेल्थ केयर लिमिटेड और दूसरा है अल्केम लैबोरेटरीज। तो ये 2 स्टॉक है जिसके ऊपर बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड रुझान बहुत ही स्ट्रांग है और हमें लग रहा है कि रैली यहाँ पे एक बहुत बड़ी आएगी। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली आपने जो फार्मा नेम दिए उनकी, तो डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डी जो है और डिविज लैब, दोनों में स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज में एक क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो हाई था 4656, उसके ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इन नेक्स्ट 1 to 3 months देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज के डॉक्टर रेड्डी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 5600 के अराउंड ट्रेड करे। और इसमें जो एक डार्क हॉर्स उभर के आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द सिस्टम और मेथड, ये सन फार्मा है। कहीं ना कहीं 1080 का एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। हमें लग रहा है कि विद इन द एंटायर टिपिकल फार्मा स्पेस अगर कोई एक स्टॉक को बेस्ड ऑन द सिस्टम अगर ये लेवल पे बैट किया जा सकता है तो वो सन फार्मा है। 1080 का जैसे ही ये स्टॉक लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद सीधा इमीडिएटली न्यू हाई 1200 रुपीज जो 2015 में लगाया था
वो आसानी से आएगा और भी रैली चलेगी। तो विद इन द एंटायर फार्मा स्पेस आई थिंक अल्केम लैबोरेटरीज, पीएनजी हेल्थकेयर एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड एंड बेस्ड ऑन द क्वार्टरली चार्ट हमको ये लग रहा है कि सन फार्मा में एक बहुत बड़ी तेजी 1080 का जैसे ही लेवल क्रॉस हुआ वीकली चार्ट के ऊपर, उसके बाद हमको देखने के लिए मिलेगी। अगर आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती ना, तो आप ये जो नीचे भी खबर देख पा रहे हैं ना 42,000 के ऊपर आ गया बैंक निफ्टी, ये नहीं आता। अगर आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती ना, तो आप जो 17,800 के ऊपर वापस से क्लोजिंग देख पा रहे हो, शायद ये नहीं आती। वजह बहुत साफ है, सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट्स थे, कईयों को आराम से समझा बुझा के शॉर्ट से बाहर किया गया, कईयों को पनिशमेंट से वापस बाहर किया जा रहा है। ये जो ये फेज़ देख पा रहे हैं ना, ये पनिशमेंट वाला फेज़ है। अगर आप ऐसे नहीं जाओगे तो फिर हम ऐसे उड़ाएंगे आपको। अभी आप निफ्टी को, बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट देख पा रहे हैं, परसेंटेज में आपको फील ही नहीं होगा कि 1.25% है। अगर मैं सिर्फ एक ऑप्शन आपके सामने रख दूँ ना, तो आज आपको फीलिंग आएगी कि हाँ कैसे पनिशमेंट से बाहर निकाला जाता है शॉर्ट्स को सिस्टम से। यही आज से करीब 20 दिन पहले कॉल्स वालों के साथ हो रहा था, उनको जबरदस्ती धकेल के बाहर निकाला गया लास्ट मोमेंट पे, जब हम 16,800 के आसपास चल रहे थे। वो रेंज थी 17 से 16,800 के बीच में, वो पनिशमेंट वाली रेंज थी। अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर केडिया भी यही बात बोल के गए कि लास्ट फेज उनको ऐसा लग रहा है। आपको मैं सिर्फ एक ऑप्शन दिखाता हूँ, अगर आप फायर कर पाए तो 41,700 की कॉल है बैंक निफ्टी की, 13 तारीख को आज की एक्सपायरी की 41,700 की कॉल, 41,700 की, उसकी इस समय की कीमत है 400 रुपये। आज मैं आपको सुबह का उसका अगर मैं भाव बता दूं, तो सुबह उसका रेट था 38 रुपये, आज उसका लो लगा 38 रुपीज़, अभी उसकी कीमत है 400 रुपये। तो आपको इसी से अंदाज़ा लगाओगे कि 10 टाइम्स 400% का कॉल्स के अंदर जंप है। अच्छा, मैं कॉल क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेजॉरिटी हिस्सा जो पहले कैश में काम करता था वो कॉल्स में आ चुका है, यानी कि ऑप्शंस में आ चुका है। इसलिए सेबी को बकायदा नोट जारी करके बताना पड़ा कि कृपा सावधान, 90% लोग पैसा गंवाते हैं फ्यूचर्स के अंदर, इसलिए थोड़ा समझ के आइए, देख के आइए। ठीक, अब हम आते हैं जरा मितेश जी के पास। मितेश जी, मान लीजिए मेरे पास कोई पोजीशंस, ये जिस कॉल की बात नहीं, ये तो आप 27 अप्रैल की फायर कर रहे हैं बड़ी वाली। आज की कॉल इसके ऊपर जहाँ पे 27 अप्रैल लिखा हुआ पे 13 अप्रैल लिखा हुआ दिखेगा, तब आपको फील गुड फैक्टर आएगा। कह रहे नहीं हो, जब मिल जाए तो मेरे को बता दीजिएगा। मितेश जी, जो मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को देखते हो और आपकी कॉल्स टिपिकली थोड़ी बड़ी भी होती है, तो उस पर मैं आऊँ। एक बड़ी खबर मैं पहले ले आता हूँ, मैं आपके पास वो क्वेश्चन लेके आता हूँ। निचले स्तरों से करीब 100 अंकों का सुधार है। ये थोड़ी देर पहले जो हम पढ़ रहे थे उसको हमने बड़ी खबर में ही कन्वर्ट कर दिया। 42,000 के पार हो गया बैंक निफ्टी। सोलंकी जी, वो उन्होंने लिखा है कि अब आप बड़ी खबर ले लीजिए। हालांकि 5 मिनट पहले ही मैंने आपको सारे डाटा बताए हैं, लेकिन वक्तम और लिखतम दोनों चीज़ें आपके सामने हो जाए, आपको छपा हुआ भी दिख जाए और आपको वॉइस में भी आपके पास आ जाए, तो रजिस्टर्ड अच्छे से हो जाता है। इसलिए हम ये रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं आपको। तो 100 पॉइंट से निचले से अंकों का सुधार हुआ है निफ्टी के अंदर। निफ्टी बाकायदा हरे निशान में आया, बैंक निफ्टी 42,000 है। अब मैं आता हूँ वापस से मितेश जी के पास। मितेश जी, आप सिस्टम चेक करते हैं, सिस्टम आपके हिसाब से आपका रहता है, मेथड के हिसाब से आप मेरे को सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर मार्केट के अंदर मेरे पास पोजीशन है, से मान लीजिए इंडेक्स की कोई पोजीशंस है, तो मैं कितना % इस समय बेच सकता हूँ, से मैं प्रॉफिट लेके बैठा हूँ। प्रॉफिट तो पता भी नहीं चलेगा, हर किसी आदमी का अलग अलग होगा। XYZ प्रॉफिट है मान लीजिए किसी के पास, तो उसको कितना हिस्सा प्रॉफिट का बुक कर लेना चाहिए, कितने हिस्से में भी बने रहना चाहिए, कुछ ऐसा आप हमको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? एग्जैक्टली, सपोजिंग से अगर आपने पिछले 7-8 दिन पहले अगर रैली में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपके पास XYZ पोजीशन है, तो मेरे हिसाब से 50% पोजीशन पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और उसका लॉजिक भी बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड बताता हूँ क्यों। DPG 16 फरवरी को 41,979.10 का हाई लगा था, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट प्रेशर में
हमको देखने के लिए वहां। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब 41,979 का रेजिस्टेंस खुदा रहा है, राइट। तो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड 1 या 2 या 3 दिन के लिए मार्केट चॉपी हो सकता है, या थोड़ा हल्का सा करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था। अगर उसके अगले वाले बार पे मैं जाऊं तो एग्जैक्टली पहला 1 फरवरी 2023 को 42,015.65 का हाई लगा था। उसके बाद 16 फरवरी को 41,979 का। उसका मतलब ये है कि 42,000 वहां पे डबल टॉप बना था, जो अभी क्रॉस हो रहा है। तो जब ये डबल टॉप का क्रॉसओवर मिलता है तब ऑटोमेटिकली वहां पे एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है और वहां से हल्का करेक्शन आने की संभावना है। तो एडवाइजेबल ये पूरी मेथड के हिसाब से ये है कि 50% पोजीशन आप निकाल दो, बाकी की 50%। दूसरा क्वेश्चन ये होगा तो फिर बाकी की 50% जो पोजीशन है उसका टारगेट क्या बैठ रहा है। तो डिम्पी जी, उसका टारगेट जो बैठ रहा है वो उसका अगला रेजिस्टेंस है जो है 43,500 अराउंड, जो जनवरी महीने में बैंक निफ्टी ने लगाया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी अगले 1-1.5 महीने में 1500 पॉइंट की तेजी विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू लिटिल बिट ऑफ अ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन है। तो पहले हम 50% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और बाकी का जो 50% है उसको राइट करते हैं। दिन के निचले स्तरों से इस वक्त बैंक निफ्टी में करीब 550 अंकों की रिकवरी आ चुकी है 42,000 के पार, जहां बैंक्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट्स को लेकर आते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट्स को लेकर आते हैं। आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के काउंटर में हमने करीब 17% की तेजी दिखी है। 5 सेशंस में करीब 22% चल चुका है ये स्टॉक, और उसमें 17% की तेजी आज देखने को मिल चुकी है। तो क्लियरली यहाँ पर 20 दिनों के औसत के मुकाबले वॉल्यूम्स जो हैं वो 5 गुना बढ़ते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद की सबसे बड़ी तेजी है स्मॉल फाइनेंस में यही है, जो कि आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि कंपनी के एमडी और सीईओ जो कि संजय अग्रवाल हैं, उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए और बढ़ाया गया है। मैनेजमेंट में बदलाव नहीं हुए हैं। जो रियल मैनेजमेंट इस वक्त हैं, जो इंटैक्ट मैनेजमेंट है, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। अब इस खबर से जुड़े स्टॉक में मूवमेंट आ रहे हैं। एक बार क्विकली मितेश, आप ना एयू स्मॉल फाइनेंस के चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए, उसके बाद और ट्रिगर्स क्या हैं, और ये जो मैनेजमेंट संजय अग्रवाल जो हैं एज अ वर्कफोर्स कितना बड़ा रिसोर्स है, ये भी विस्तार से जानेंगे। चार्ट चेक कीजिए एक बार हमारे लिए। बेसिकली 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद मानसी जी ये ब्रेकआउट हुआ है बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल न्यूज। तो कहीं ना कहीं आज हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा, और ऐसे इतने बड़े बात बनने के बाद हम लोग जो देखते हैं टेक्निकली वो ये है कि फॉलो अप बाइंग कितना आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी ये रैली की कितनी है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट अवे ये रैली ने अभी 9 दिसंबर 2022 का जो हाई था 694.70, वहां से जो करेक्शन आया था उसको अभी टेस्ट करने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी पड़ेगी कि डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम अगले 1-आध वीक में कितना आता है, और ये सस्टेनेबल अपमूव है कि नहीं, या फिर ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। तो एज ऑफ नाउ रैली स्ट्रॉन्ग है। 1 या 2 या 3 दिन के बाद ये पूरा जो सस्टेनेबिलिटी का इश्यू है, ये रैली सस्टेन होगी कि नहीं वो क्लियर होगा। सो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर नई पोजीशन लेनी है तो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 days। टेक्निकली राय आपको मिल गई है, लेकिन ग्रोथ ट्रिगर्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के और संजय अग्रवाल के आने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रदर्शन कैसा रहा, यानी कि अप्रैल 2022 के बाद 2020 के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रदर्शन कैसा रहा, एक बार समझते हैं। इससे सीधे तौर पर यह क्लियर हो जाएगा कि एज अ वर्कफोर्स या एज अ रिसोर्स मिस्टर अग्रवाल कितने ज्यादा मायने रखते हैं बैंक के लिए। वामाक्षी हमारे साथ डिटेल्स देकर। वामाक्षी, आप बताएं। जी बिल्कुल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है उनके लिस्टिंग से लेकर अब तक का, और ये काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। और इसका मुख्य कारण है कि संजय अग्रवाल एमडी एंड सीईओ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्हें एक्सटेंशन मिल चुका है, आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है 3 साल के लिए। और इनफैक्ट शेयर होल्डर्स ने अपना ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था, वो एक्सटेंड कर रहे थे, रीअपॉइंटमेंट कर रहे थे कब एमडी और सीईओ का अप्रैल 18, 2026 तक। तो आइए देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो की मैन रिस्क था वो काफ़ी हाई था, और ये 3 ईयर एक्सटेंशन इसी के चलते काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जो स्ट्रीट को कंसर्न्स थे एक्सटेंशन को लेकर वो अब हट चुके हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टॉक में जो डी रेटिंग हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी, और इनफैक्ट स्टॉक में
काफ़ी मजबूत री रेटिंग आ सकती है अगले कुछ साल में। मगर इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जो मैनेजमेंट आई थी, जैसे संजय अग्रवाल जी अपॉइंट हुए थे अप्रैल 2020 में, तो तब से अब तक बैंक का प्रोग्रेस क्या रहा है। तो NIM सुधरे हैं, 4.8% से 6.2% पर आ चुके हैं। कासा रेशो भी 14% से 38% तक बढ़ा है। और इनफैक्ट लोन्स और डिपॉजिट्स में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला है। लोन्स और डिपॉजिट्स दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। अगर उनका GNPA और NNPA भी देखें तो वो काफ़ी बिनाइन रहा है, 1.8% और 0.5% पर। ROA हालांकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट आया है, 1.9% से 2% पर। मगर जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पर हम देख रहे हैं गिरावट आई है, 17.9% से 15.2% पर गिर चुका है ROE। मगर ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं मैनेजमेंट में और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हम दिख रहे हैं उनके अपॉइंटमेंट से लेकर अब तक। मगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा भी काफ़ी दूसरे बैंक्स हैं, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक, जिनके टॉप मैनेजमेंट है, उनके टर्म्स एंड हो रहे हैं 2023 में। तो सिटी यूनियन बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट है उनका टर्म एंड हो रहा है अप्रैल 2023 में। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और करूर ICICI बैंक के मैनेजमेंट का टर्म खत्म हो रहा है जुलाई 2023 में। HDFC बैंक, ICICI बैंक का अक्टूबर में और कोटक महिंद्रा बैंक का दिसंबर में। तो ओवरऑल ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का फोकस में है। हम देख रहे हैं कि उनके जो MD और CEO है संजय अग्रवाल जी, उनको 3 ईयर का एक्सटेंशन मिल चुका है और इसी के चलते ये स्टॉक आज काफ़ी बस करा है। ठीक है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कार्यकाल बढ़ा और उसका इम्पैक्ट आप शेयर्स के तौर पर देख पा रहे हैं। इसी तरह से कुछ और छोटे मझोले बैंक भी हैं जो इसी को देख के आगे नोटिस करवाएंगे अपने आप को। तो इसलिए हमने सबका कार्यकाल आपके लिए लिख दिया कि किस किस बैंक के किस किस MD का कब कब कार्यकाल होगा। खैर, अपनी आप स्क्रीन को आप अच्छे से देखते रहिएगा। आज बैंक निफ्टी ने फिर से आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न देने का काम किया। और जो लोग लॉन्ग हैं, संदीप सब्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और एक फंडामेंटल व्यू पॉइंट ले लेते हैं बाजार का। एक्चुअली में वो फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, वो एक तार्किक एनालिस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल पोजीशंस को देखना समझना तर्क के हिसाब से बोलते हैं। फंडा और टेक्निकल्स दोनों का कॉम्बो रहता है टिपिकली उनकी एडवाइस के अंदर। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं। सर, मैं बैंक से शुरू करूंगा, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है और सेंटर फॉर हैप्पीनेस भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी लोगों को, बुल्स को जल्दी खुश किया और अब 42,000 भी आ गया। ये अपने कंफर्ट जोन जो 41,000 से 42,000 वाला है उसको भी पार कर रहा है। सर, एक्चुअली में चीज़ें ग्राउंड पे चेंज हो रही है या फिर ये एक रिवेंज बाइंग है या रिवेंज शॉर्ट कवरिंग जो हो रही है? देखिए, मैक्रो वाइज मैं समझता हूँ कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबली काफी अच्छी है इस समय, और इंडियन बैंक्स की जो पोजीशन है वो ग्लोबली बैंक्स के मुकाबले काफी अच्छी है। तो काफी बैंक्स पे प्रेशर इसलिए रहा था क्योंकि फॉरेन फंड्स के कंटिन्यूअस आउटफ्लो थे और बैंक्स जो है वो फॉरेन फंड्स काफी होल्ड करते हैं, और उस चक्कर में बैंक्स की हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी थी। अब जब हम इस सिनारियो में हैं जहाँ दो बड़े सेक्टर हैं, एक IT और एक बैंकिंग, उनमें जब टोटली डाइवर्जेंट हम कहेंगे एक तरह से ट्रेंड है कि IT में स्लो डाउन है, मार्जिन कंप्रेशन है और लैक ऑफ क्लैरिटी है, जबकि बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, NPAs कंट्रोल में है, मार्जिन्स अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो टिल्ट थोड़ा, जब ऐसा सिनारियो आता है और फ्लोज पॉजिटिव होते हैं तो टिल्ट उस सेक्टर की तरफ ज्यादा जाता है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स की जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगी, और जो कल के इन्फ्लेशन डेटा आया है, IIP डेटा आया है, वो सब भी, और जो RBI की पॉलिसी थी वो सब सपोर्टिव है। अब MPC को रेट हाइक करने के लिए बहुत हाई थ्रेशोल्ड है, क्योंकि पिछले महीने के नेगेटिव जो सरप्राइज था इन्फ्लेशन, उस पर भी उन्होंने जब रेट हाइक नहीं किया, तो अब रेट हाइक करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा अनलेस इन्फ्लेशन उस लेवल के भी ऊपर चल जाए, जो इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो मैं कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल अच्छा करेगा। हमने 1000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी देखा है नीचे से, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शनली व्यू पॉजिटिव है। सर, एक चीज़ आपसे और समझनी थी, इस पूरी शॉर्ट कवरिंग की चर्निंग के अंदर ना कई सेक्टर्स ने अपना रसूख वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स वो वापस से आ रहे हैं, IT थोड़ा भी है बैकफुट में। इस चर्निंग में आपको सुपरस्टार कौन लग रहा है और एक फ्लॉप स्टार कौन सा लग रहा है?
देखिए फ्लॉप तो आईटी स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर में लगता है अगले 1-2 क्वार्टर्स अभी भी प्रेशर रहेगा और अभी भी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं और जो डिलीवरी होगी कम रहेगी। और आउट परफॉर्मर बैंक्स, कैपिटल गुड्स, इस तरह के, या कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब सेक्टर्स के स्टॉक्स रहेंगे जहाँ पे मोमेंटम और ऑर्डर फ्लो अच्छा है। फार्मा एक मिडिल की जगह है जहाँ पे कोई ऐसे ट्रिगर पर से नहीं है फार्मा में, लेकिन जो अच्छी कंपनीज है वो अच्छा कर रही हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हो गए या सन फार्मा हो गए, तो वो अपने ही ट्रेंड पे हैं, जबकि बाकी मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में काफी प्रेशर रहा था। तो अभी भी कोई ऐसे ट्रिगर नहीं है मिड कैप फार्मा स्टॉक्स के लिए जो बहुत उनको अपसाइड क्रिएट कर सके। हाय, गुड आफ्टरनून। आपने इंफ्रा की बात कही, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर ने एक बढ़िया रोजी पिक्चर दिखाया है। अभी हमने ऑपरेशनल अपडेट्स भी देखे कुछ तमाम कंपनियों के, शोभा लिमिटेड के जिस तरह से यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स वैल्यू के डेटा आते हुए दिखे। कुछ समय पहले डीएलएफ के मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी और वहाँ से भी काफ़ी हद तक ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट रहने की बात आ रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ बन रही है या आपको लगता है कि ये सेगमेंट ऑलरेडी चल चुका है? नहीं, देखिए 2020-21 में रियल एस्टेट में बहुत मोमेंटम आया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल कंसोलिडेशन, मतलब कुछ 1-2 स्टॉक चढ़े होंगे लेकिन जनरली कंसोलिडेशन रहा। और इंटरेस्ट रेट साइकिल जब अपवर्ड साइकिल शुरू हुआ, वहां से अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और जब टॉप हुआ है, अब वहां से मुझे लगता है इनका अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगा। तो मार्केट लीडरशिप में डीएलएफ है, तो डीएलएफ में एक मूव अभी काफी महीनों, क्वार्टर्स के कंसोलिडेशन के बाद शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि डीएलएफ अच्छा करना चाहिए और बाकी भी काफी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो ओवरऑल मैं कहूँगा कि व्यू सेक्टर पे पॉजिटिव ही है। बिल्कुल संदीप जी, बिफोर वी लेट यू गो, बड़ी संक्षिप्त में ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे, रियल एस्टेट पर तो पॉजिटिव नजरिया आपने बताया और आईटी सेक्टर लगातार रहेगा ये भी कहा, और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आते हैं? ऑटो, मुझे लगता है कि ऑटो में थोड़ा मोमेंटम है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक्स है उनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। शुगर ओवरऑल एक सेक्टर ऐसा है जो मुझे अभी भी ठीक लग रहा है, यहाँ से भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस चढ़ सकते हैं। तो ब्रॉडली मैं कहूँगा कि ये इमीडिएटली ये 2-3 सेक्टर्स याद आते हैं। संदीप जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपना आउटलुक इस वक्त मार्केट्स पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, अर्निंग सीजन से ठीक पहले हमारे मार्केट एक्सपर्ट फंडामेंटल आउटलुक बता रहे हैं और मिस्टर अग्रवाल का क्या मानना है इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स पर, ये आपने जाना। रियल एस्टेट, ऑटो, सीमेंट जैसे काउंटर्स है जो कि लगातार फोकस रेडार पर आते हैं और आईटी सेक्टर से दूर रहने की राय। लेकिन चलिए, ये एक ट्रंकेटेड वीक, एक छोटा हफ्ता है और आज गुरुवार है, लेकिन इस गुरुवार को मार्केट तो फ्राइडे के मूड में ही लेकर चल रहा है, क्योंकि कल बाजार की छुट्टी है। बाजार की छुट्टी है तो शुक्रवार को फिर हम आपको वीकेंड का प्लान नहीं बताएंगे, लेकिन शुक्रवार को नहीं बताएंगे, आज गुरुवार को ही बता देते हैं वीकेंड में आपको क्या करना चाहिए। अब 3 दिन की छुट्टी है तो वीकेंड प्लान भी बनाएंगे, राइट प्रशांत? बिल्कुल मानसी, वीकेंड का प्लान तो बनता है और प्लान इसलिए भी बनता है क्योंकि आजकल तो जैसा हम हमेशा जब ये खास सेगमेंट लेकर आते हैं ना और आपसे चर्चा होती है तो हम हमेशा बात करते हैं कि साहब बहुत सारा ऑप्शन है, तो जब लंबा वीकेंड है तो और उस ऑप्शन का मज़ा हो जाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो फिल्म है जिसको हम देख रहे हैं वो है शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी तो आपको अच्छे से याद होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें उस पौराणिक कहानी में मोड़ है। तो उसी को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही हैं समांथा अकीनेनी। जी हाँ, समांथा रुथ प्रभु जो कि लेकर आ रही हैं ये फिल्म, और इस फिल्म के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि एक तरह से पैन इंडिया जो फिल्म है समांथा की, वो ये पहली फिल्म है। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। चूंकि अभी ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, कल रिलीज हो रही है, तो राय नहीं बता सकता, लेकिन ट्रेलर इंटरेस्टिंग है बहुत, इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं, तो वो काफ़ी चर्चा में हैं। और बहुत सारे लोग जो इस पुरानी कहानी को रिकॉल करते हैं उनके लिए बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि ये कहानी बड़े पर्दे पर दिखती कैसे है। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो OTT पर जो है वो बहुत सारा कंटेंट है। जुबली हालांकि रिलीज तो 7 अप्रैल को ही हो गई है, लेकिन अब जाके मोमेंटम बना है
और ये जो सीरीज है जुबली, इसको मैं विशेष रूप से रेकमेंड करूंगा जिन लोगों को एक रेट्रो टच वाला सीरीज देखनी पसंद है। एक जमाने में जो फिल्मी दुनिया में स्टूडियोज का राज हुआ करता था, उसकी इस सीरीज को बड़े बखूबी उसमें पेश किया गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही वेल रिसर्च्ड जो कह सकते हैं वो सीरीज है। इसके अलावा कन्नड़ा फिल्म कब्जा अगर आपने थिएटर में मिस कर दी है तो अमेजॉन प्राइम पर वो फिल्म भी जो है वो हिंदी और बाकी भाषाओं में आ रही है, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। बात करें अगर हॉलीवुड की, तो बहुत सारा हॉलीवुड मसाला भी जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और टॉम हैंक्स की अ मैन कॉल्ड ऑटो, ये फिल्म बड़ी ही क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है जो कि मौजूद है, तो ये भी नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं। अब जरा हम मानसी चर्चा करते हैं एक फिल्म की। हालांकि फिल्म रिलीज में अभी काफी वक्त है, लेकिन जरा झलक मैं कहूंगा अपनी टीम से कि जरा उसकी झलक दिखाएं। पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन, जी जरा देखिए, ये झलक देखिए, ये झलक देखिए पुष्पा 2 की। ठीक है, आपको ये सिग्नेचर स्टाइल इनफैक्ट अल्लू अर्जुन के फर्स्ट झलक हम देख चुके हैं और बड़ा ही सिंबॉलिक लुक है जो फर्स्ट लुक यहाँ पर देखने को मिला है, वो भी अगर हम स्क्रीन पर लेकर आए। लेकिन हाँ, पुष्पा 2 कब रिलीज हो रही है? देखिए, रिलीज में तो अभी बड़ा बहुत सीक्रेसी बनाकर रखी गई है। होपफुली शायद इस साल के अंत तक या मिड में भी प्रमोशन कैंपेन अभी से शुरू हो गए हैं। ये जो है, ये हम इसे टीजर भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं एक कैंपेन। और प्रमोशनल कैंपेन में ये कहा गया है कि वेयर इज पुष्पा, जो तिरुपति टाउन है, ठीक है, और वहां के जंगलों में खोज हो रही है पुष्पा है कहाँ। अच्छा। और ये पुष्पा की झलक दिखाई गई है, बहुत ही बज है, मिलियन व्यूज इसे मिल चुके हैं। और इसकी आपने पुष्पा पार्ट 1 देखी है जी? पुष्पा 2 का कितना इंतजार है? अरे बड़ा इंतजार है। और इनफैक्ट आप ये प्रमोशनल इवेंट की बात करेंगे, प्रमोशन है एक छोटा सा, कैंपेन शुरू यहाँ से कैंपेन शुरू हुआ है। लेकिन एक और झलक हमने देखी अल्लू अर्जुन की, और वो बड़ा ही सिंबॉलिक लुक है पुष्पा 2 का। जो पोस्टर है। सो उस झलक के बाद आई थिंक इट्स अ मच अवेटेड मूवी। इसलिए तो सबसे पहला सवाल ये था कि कब हो रही है रिलीज? तो है इस साल के अंत तक रिलीज की प्लानिंग है मेकर्स की, लेकिन बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं, बहुत सारे इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे। और ये फिल्म को बड़ी अच्छी चीज है कि बड़े टाइट शेड्यूल में, बहुत लिमिटेड टाइम में इसको खत्म कर लिया गया, और बहुत जल्दी इसकी झलक मेकर्स ने सबके सामने पेश की है। तो ये एक बड़ी फिल्म है और बहुत सारा मसाला जो है वो लोगों के लिए मौजूद है। बिल्कुल, ढेर सारा मसाला मौजूद है। प्रशांत, शुक्रिया वीकेंड प्लान्स हमारे व्यूअर्स के सेट कराने के लिए। तो क्लियरली हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक वीकेंड पे काफ़ी कुछ है आपके लिए करने के लिए। और इनफैक्ट ये पुष्पा 2 का एक छोटी सी झलक, छोटा सा टीजर आपने देखा। जल्द ही यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल्स भी आएंगे, और जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। जहाँ हम छुट्टियों की, वीकेंड की बात कर रहे हैं, नागराज एक बार देख लेते हैं कि मल्टीप्लेक्स शेयर्स में क्या हो रहा है, होटल सेक्टर में क्या हो रहा है, क्योंकि इस थीम पर भी काफ़ी हद तक बातचीत हुई है। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स पीवीआर अगर आप देखें, वैसे तो हम देख रहे हैं एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज जहां पर नज़र आता है आए दिन न्यूज़ फ्लो के चलते, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें करीब आधे % तक की गिरावट है। होटल स्टॉक्स एक बार लेकर आते हैं। इंडियन होटल्स, शैले होटल्स, ये सारे स्टॉक्स में इन दिनों काफ़ी हद तक बिजनेस एक्सपेंशन की खबरें आ रही हैं, और टेक्निकली हो चाहे फंडामेंटली हो, ये हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट के रेडार पर भी है। इस थीम से जुड़े कोई स्टॉक्स पसंद आते हैं? जी हाँ, चार्टिकली आप इंडियन होटल के बारे में बात करोगे तो उतना कुछ खास कन्विंसिंग तो सेटअप तो नहीं दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन मूवमेंट है और एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है 330 का। मेरे ख्याल से वो एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। ओके, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे टिपिकली थोड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहे हैं। मैं उसको ज़रा छांट लूँ आपके लिए। और उसमें एक शेयर मेरे को मिला है, एस्कॉर्ट्स तो खैर मैं सुबह डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार करना ठीक नहीं। पीएनबी हाउसिंग चेक करवाता हूँ। मितेश जी एक बार ज़रा सिस्टम चेक कीजिएगा और जिसमें डालिए ज़रा पीएनबी हाउसिंग। ये थोड़ा वीक काउंटर आपको लग रहा है क्या? से मान लो मेरे को थोड़ा पोजिशनली अपने आप को ऐसा रखना है कि मैं हेज करूँ या वीक काउंटर्स रखूँ अपने पास, पीएनबी हाउसिंग को बेच सकता हूँ सर? पीएनबी हाउसिंग हुआ है
बिटवीन द रेंज ऑफ 384 टू 412 410 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली देखने के लिए मिली है, जहां पे स्टॉक 480 तक आया है। पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक वीक चल रहा है, इनफैक्ट आज भी 3.5% वीक है, लेकिन मैं इसमें बेच के व्यापार नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो वीकनेस है टेम्पररी वीकनेस है। मेरे हिसाब से जो अपमूव आया था वो अपमूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया था। तो ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोबेबली अराउंड 380-400 के बीच में आई विल स्टार्ट ऑन द कॉन्ट्ररी एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक। और मुझे लग रहा है ये रैली जो अपवर्ड रैली जो शुरू हुई थी, ये इसका एक पॉज है, और गोइंग फॉरवर्ड सूनर और लेटर अगले 1 से 3 महीने में हम लोग अराउंड 520 से 550 के रेंज में अगेन जाएंगे ये स्टॉक्स में। वो सेटअप बहुत कैटेगरिकली मंथली और वीकली ये एडवोकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वीकनेस में मैं बाय करूंगा बिटवीन द रेंज ऑफ 380 टू 400 रादर देन टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन। ओके, ठीक है। आज सुबह हमने ना हिलियस कैपिटल के दिनशो ईरानी से बातचीत की थी, तो उनसे हमने अलग अलग सेक्टर्स और मार्केट के बारे में पता किया था। तो मार्केट के लिए वो कह रहे हैं कि देखिए बाज़ार अच्छा चला है, लेकिन उनका अपना कैलकुलेशन ये कहती है कि पूरे साल में आपको एक एवरेज ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ सेक्टर स्पेसिफिक अगर होंगे तो फिर ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। सेक्टर्स पे किस पे बुलिश किस पे बेरिश है, एक बार उनका जरा व्यू पॉइंट आपको सुनवाते हैं। हमें एक्चुअली पसंद अभी भी हमारे कंजम्पशन सेक्टर पसंद है, बैंकिंग सेक्टर पसंद है, इनफैक्ट बीएफएसआई पूरा सेक्टर पसंद है। आई इतना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ द चेंजेस व्हिच हैपेंड इन द बजट, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो बीएफएस सेक्टर है वो काफी हमें पसंद है। लेकिन एक कैविएट यहाँ पे ये है कि शॉर्ट टर्म, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पुल बैक होगा यहाँ पे कंजम्पशन और बीएफएस में भी, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट साइकिल चालू हो गया शायद, इसलिए बोलते हैं कि निम्स भी जो है वो पीक आउट होंगे। लेकिन हमें वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निम्स में अगर जो पीक आउट भी होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दैट इज, जो पीक आउट होते हैं, तो उधर जो क्रेडिट ग्रोथ है जो आपने देखी है इस बार, जो जैसे ही नंबर रिपोर्ट हुए, जिन बैंक ने अपने एडवांस नंबर्स रिपोर्ट किए हैं फॉर क्रेडिट ग्रोथ, काफी एक्साइटिंग रहे हैं, मिड टीन्स में रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग पिक आउट फ्रॉम जो सिंगल डिजिट ग्रोथ पहले रिपोर्ट करते थे उससे। तो इसलिए हमें ये सेक्टर में तो कंफर्ट अभी भी है। कंजम्पशन स्पेस में हमने एक सेक्टर निकाला था जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेस में था वो, विच इज एस्पिरेशनल लग्जरी, अफोर्डेबल लग्जरी स्पेस। वहां पे थोड़ा एक थम गया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो ग्रोथ रेट थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ रहे हैं, लेकिन वो भी वहां पे भी हमने ट्रिम की थी अपनी पोजीशंस, बट अगेन हम लोग थोड़े आस्ते आस्ते करके बिल्डअप कर रहे हैं वहां पे, बिकॉज हमें भी लग रहा है कि अभी वैल्यूएशंस काफी हद तक नीचे आ गए हैं, इसलिए यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप इन दिस स्पेस। तो इसलिए हमें वो स्पेस अच्छी लग रही है। तो ये थे हिलियस कैपिटल के दिनशा ईरानी, और बाजार पर बातचीत करते हुए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अपना नज़रिया उन्होंने रखा। यहाँ मौके बनते हुए इन्हें दिख रहे हैं, और साथ ही खास तौर से डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि घरेलू खपत वाली कंपनियों पर भी खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ग्लोबल मार्केट में उठापटक दिख रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले है जहाँ पर आपके लिए काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ बिल्टअप होती दिख सकती है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम दोनों में ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, नागराज एक बार फैक्ट के चार्ट्स को देखें। फैक्ट अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अच्छी मजबूती के बीच ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स में इन दिनों काम भी दिख रहा है, लेकिन 12% की तेजी आज के बाजार में, जहां वॉलेटाइल मूव्स हैं देखने को मिला। आज सुबह हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़े थे। एक दिन में करीब हमने 12% की तेजी देखी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अगर ट्रेंड्स को देखेंगे 30% तक चल गया स्टॉक, और 6 महीने के चार्ट्स लेकर आइए, फैक्ट के चार्ट्स ने काफी बढ़िया दम दिखाया है। मैनेजमेंट की अगर माने तो उनका ये कहना है कि खरीफ डिमांड जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, और डिमांड को लेकर आगे कोई इश्यूज उन्हें नहीं दिखते, और सेल्स वॉल्यूम ट्रैजेक्टरी भी ऑलमोस्ट 40% तक दिख सकती है। फैक्ट के चार्ट चेक करें, 6 महीनों में करीब 178% के अपमूव्स दिखाए हैं स्टॉक ने। जी हाँ, एक लंबा अवधि के डाउनवर्ड करेक्शन के बाद एक सिग्निफिकेंट अपसाइड ब्रेकआउट कह सकते हैं, उसका एक नज़ारा दिखने को मिला है लास्ट 2-3 सेशन में। मेरे ख्याल से ये अपसाइड मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा। उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा अराउंड 350-355 का। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है,
इसी स्टॉक्स की कड़ी में कुछ एक और शेयर्स पे ढूंढ लेते हैं जहाँ पे कुछ पोजीशंस बनती दिख रही है। क्या डीबी रियल्टी एक शेयर हो सकता है? चेक करेंगे मितेश आप डीबी रियल्टी? अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो फिर बताइएगा, अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, उसकी जगह मैं फिर कोई दूसरा शेयर पता करता हूँ। डीबी रियल्टी में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट है वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज हुआ था शुरू 3 फरवरी से, वो एंड हुआ 6 अप्रैल को, और लास्ट मतलब जो करंट वीक है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, क्योंकि 75.90 के ऊपर अभी सक्सेसफुली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है, और नोटिसेबल फैक्टर ये है कि ये प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है ये वीक के लिए। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड 94 और 112 ये 2 टारगेट आने चाहिए इन द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में। फिर एक शेयर ना आप और चेक करो, नैम इंडिया के नाम से, मैंने सुबह भी इसके शेयर के बारे में डिस्कस किया था। निप्पॉन लाइफ के नाम से आपको मिलेगा। आप अपने सिस्टम पे निप्पॉन लिखोगे ना तो नैम इंडिया आ जाएगा, नैम इंडिया लिखोगे तो नहीं आएगा, आप निप्पॉन लिखना तो आएगा। हाँ, निप्पॉन लाइफ ये 236 का, सुबह 232 का था सर। आज की क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। मेरे को एक चीज़ चेक करवानी है, इसमें ब्रेकआउट हो गया सर कंफर्म, और अगर कंफर्म हो गया तो अभी पुल बैक और कितना आ सकता है? ये डाउन चैनल में था, वहां से पार हुआ है, ऊपर आया है। अगर आप वीकली और डेली चार्ट देखेंगे तो बहुत ही लुक्रेटिव दिखेगा आपको, और डेफिनेटली ये आप बोलोगे कि ब्रेकआउट आ गए, लेकिन स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिया है फ्रॉम 476 लेवल। तो जब ऐसे स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद एक ब्रेकआउट आता है तो हम लोग जनरली देखते हैं क्वार्टरली चार्ट, यू डू नॉट लुक एट द मंथली और द वीकली चार्ट, क्योंकि वहां पे एक ट्रैप होने की चांसेस है। तो अगर आपके क्वेश्चन का प्रिसाइज आंसर दूं तो 254.45 जो लास्ट क्वार्टर का हाई था, जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें तेजी नहीं करनी चाहिए। तब तक ये स्टॉक प्रोबेबली जो अभी रिसेंट भी तेजी की है उसको भी लॉस्ट कर सकता है। तो जब तक 254.45 मंथली चार्ट के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक ये स्टॉक्स में तेजी की पोजीशन बनानी एडवाइजेबल नहीं रहेगी। ओके, ठीक है सर। मानसी के पास अब चलते हैं, क्योंकि क्लोजिंग में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, सिर्फ 3 ही मिनट है। तो मानसी एक बार जरा क्लोजिंग का पूरा एक्शन बता दो आप। की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच आपके स्क्रीन पर मार्च के एम्फी डेटा आप देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो 13,686 करोड़ से बढ़ा है और ये बढ़कर 14,276 करोड़ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। मार्च के एम्फी डेटा जिस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। एसआईपी इनफ्लोज में बढ़ा 13,686 करोड़ से बढ़कर 14,276 के लेवल्स, 14,276 करोड़ के स्तरों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार ने दिन भर एक रेंज में रहने का काम किया है। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी की तरफ से काफी हद तक कंट्रीब्यूशन बढ़कर आया है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 42,100 के पार बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाते हुए 650 अंकों की तेजी। निफ्टी ने भी कमान संभालने की कोशिश जरूर की, लाल निशान से हरे निशान में वापस लौटता हुआ दिखा। चलिए 17,800 के लेवल्स को तो टिकाए रखा, विच इज अ पॉजिटिव। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? अगर आप बाजार के मूड माहौल को समझने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा चले हैं बैंकिंग शेयर। ये लाजमी भी है क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती है। और अगर हीट मैप को देखेंगे, पहले 3 शेयर्स जो कि बाजार में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो बैंक सेक्टर से जुड़े हुए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। यहाँ पर हरे निशान के साथ बढ़िया मजबूती हम देख रहे हैं। दिन भर ट्रेड्स में मजबूती के साथ इन स्टॉक्स ने कामकाज किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के 12 में से करीब 10 शेयरों में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे एचडीएफसी ट्विंस काम कर रहे हैं और एक्सिस बैंक। तो क्लियरली अगर हीट मैप को देखेंगे, बैंकिंग शेयर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। लेकिन इनके ठीक सामने सबसे ज्यादा गिरावट कौन दिखा रहा है? आईटी सेक्टर। ये भी लाजमी है। आईटी सेक्टर में टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के ठीक बाद जो है मूड माहौल बिगड़ा। अब सीजनली वीक क्वार्टर का अनुमान तो हम लगा ही रहे हैं, वीक क्वार्टर का अनुमान है और टीसीएस के नंबर्स भी अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे। उसके ठीक बाद स्टॉक में गिरावट रही। इन्फोसिस के चार्ट्स पर नजर रहेगी क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे और यहाँ पर भी गाइडेंस पर खास तौर से नजर रहेगी। और नतीजों से पहले ही आप देखिए करीब 3% की कॉशियसनेस गिरावट इन्फोसिस के चार्ट्स में देखने को मिली है। तो क्लियरली इन्फोसिस टीसीएस में बिकवाली का दबाव है। आईटी सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा लगाड़ रहा, सबसे ज्यादा डाउनटर्न और गिरावट आईटी सेक्टर में, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बैंकिंग प्लेस में देखने को मिली। अच्छा, एचडीएफसी बैंक पर नजर जरूर रखें हैं। ओवर द वीकेंड एचडीएफसी बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। शनिवार को ये नंबर्स आएंगे और इस पर रिएक्ट करेगा सोमवार को। लेकिन आज ही हम स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 0.5% तक की तेजी। बैंक फाइनेंशियल्स पर नजर है।
HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और L&T ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं गिरावट में, इनमें आप योगदान देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 11 से 26 एडवांसेस के सामने 950 डिक्लाइंस, तो अंडरटोन मार्केट का इस वक्त भी बुलिश नजर आ रहा है। मजबूती आप देखेंगे, लेकिन लगातार 8 दिनों की मजबूती देखने के बाद एक छोटा सा ब्रीदर जो कि रैशनल अप्रोच भी है। सुबह हम बता भी रहे थे साइडवेज कंसोलिडेशन दिख सकता है, जो कि दिखा भी है। IT, मीडिया और फार्मा में सबसे ज्यादा कमजोरी हावी होती रही और इस वक्त अगर आप देखें आज के सत्र में सबसे ज्यादा बात अगर किसी स्टॉक की हुई तो वो थी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। करीब 17% से 20% चल गया ये स्टॉक और संजय अग्रवाल को 3 साल के लिए फिर से जो MD और CEO के पद पर मंजूरी मिली है, इसके ठीक बाद AU स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक में अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो क्लियरली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आउट परफॉर्मर रहा। इसके अलावा आयशर मोटर्स के शेयर्स में करीब 5 दिनों से तेजी हम देख रहे हैं, 5 दिनों में 8% चल गया है ये स्टॉक और अब ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक नजर आएगा आपको। साथ ही IDBI बैंक, आनंद राठी जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। आनंद राठी में अच्छे नतीजों का असर दिखा, करीब 3% तक की तेजी आनंद राठी के स्टॉक में भी देखने को मिली और फर्टिलाइजर प्लेज में फैक्ट फर्राटा रफ्तार। थोड़ी देर पहले हम टेक्निकली चार्ट भी डिस्कस कर रहे थे और करीब 14 से 15% तक की मजबूती इस स्टॉक में भी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर चार्ट्स को देखेंगे, मार्केट को देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट ने एक्शन दिखाया है। सिर्फ IT को आप साइड में रखिए, IT को अगर छोड़ दीजिएगा हर सेक्टर हर पॉकेट में कुछ हद तक मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए वीकली एक्सपायरी यहाँ पर कटती हुई 60,431 के लेवल्स पर हल्की सी तेजी पर सेंसेक्स क्लोज होता हुआ, हल्की सी तेजी के साथ 17,800 के पार निफ्टी क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी को लेकर आइए, हीरो है बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती, करीब 600 अंकों की बढ़त पर हमने क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखी है और अच्छी मजबूती के बीच 42,100 के लेवल्स को भी पार करते हुआ 1.5% की तेजी, 560 अंकों की बढ़त। चलिए तो मार्केट के सेशन को तो हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन